नमस्कार। मैं सीपी गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राम राज स्टेनो क्लासेस पर। मैं लगातार आपको स्टेनो के बारे में पढ़ाता आ रहा हूं, लेकिन आज एक नया प्रयास, हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा आपको स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। डेली 10-5 मिनट आपको मैं एक कहानी सुनाया करूंगा, उस कहानी के माध्यम से आप जुड़ते चले जाएंगे। जिस जगह पर कहानी को ब्रेक किया करेंगे वहीं से स्टार्ट कर देंगे अगले दिन। तो आज पहला दिन है और पहले दिन सुनिए कहानी। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मध्यकालीन भारत पढ़ाता हूँ। आपने सुना होगा मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे। तो आप जिस जगह हैं इसे हम भारत कहते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। इसके लेफ्ट में जैसे ही बढ़ेंगे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और लेफ्ट जाएंगे अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, और इसके बाद में आपको टर्की और अरब वगैरह देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ आक्रमण करने जो इन्वेजर्स आए थे वो अरबी थे और तुर्की थे। तो अगर हम अरबियों की बात करें तो अरबियों में नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। ये पहला व्यक्ति है जो भारत के अंदर 712 ईस्वी में आया। आज चल रही है 2020 ईस्वी, कभी 720 ईस्वी रही होगी, तो 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। सिंध के बाद में मुल्तान वाले इलाके में किया था 713 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से इम्पॉर्टेंट ये बात है कि पहला मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम के अंदर वो पूछा जाता है कि पहला कौन सा ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत के अंदर जजिया कर लगाया। तो मोहम्मद बिन कासिम वो व्यक्ति है, वो आक्रमणकारी है जिसने पहली बार भारत के अंदर जजिया कर लगाया। जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी कि मुस्लिम को छोड़ दिया जाए, बाकी अगर सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो उसे हम गैर मुस्लिम कर कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने एक अच्छा काम ये किया था कि इसने जजिया कर तो लगाया, लेकिन बच्चे, महिलाएं और ब्राह्मण, ये 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें छोड़ दिया था, बाकी सभी पर लगाया था जजिया कर। जजिया कर ऐसा नहीं है कि केवल मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। दिल्ली सल्तनत के भी कई ऐसे सुल्तान हुए हैं जिन्होंने जजिया कर लगाया था। जैसे सिकंदर लोदी की बात करते हैं, लोदी वंश के, इन्होंने भी जजिया कर लगाया। इससे पहले अगर तुगलक वंश की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक वो आदमी था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया। और ये वो मुस्लिम था, या वो मुस्लिम कारी था, या वह सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया, और वो भी ब्राह्मणों पर भी। तो प्रश्न अगर आपका एग्जाम के अंदर आता है कि पहला सुल्तान कौन था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर कहें दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जजिया कर लगाया, या मुस्लिमों पर भी जजिया कर किसने पहली बार इम्पोस्ट किया, तब आप बताएंगे ऐसा व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही नहीं, और भी कई ऐसे हुए हैं। सिकंदर लोदी ने भी लगाया, और भी हुए हैं, सिकंदर शाह ने भी लगाया। अकबर ऐसा व्यक्ति आया कि अकबर ने आकर के ये समाप्त किया जजिया कर। लेकिन इसके बाद जो आया औरंगजेब, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि इसने जजिया कर लगाया नहीं, सारी हदें पार कर दी। मतलब बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिलाएं हों, ब्राह्मण हों, कोई भी हो, जजिया कर तो लगाया, और सभी के ऊपर लगाया, अच्छे से लगाया, बड़े पैमाने पर लगाया। उसके बाद नाम आता है फारूक शियार का। फारूक शियार ने भी लगाया जजिया कर। फिर एक और नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला का। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने भी जजिया कर लगाया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आपको मैंने 2 बातें बताई कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, प्रांत था सिंध। उसके बाद में मुल्तान पे किया 713 ईस्वी में। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये वो व्यक्ति है कि जिसने जजिया कर लगाया
जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो गैर मुस्लिमों पर कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, अगर पहला व्यक्ति बात करेंगे तो हम मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेंगे। उसके बाद में और भी कई ऐसे शासक हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी हुए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इन्होंने भी लगाया, सिकंदर शाह ने भी लगाया था। लेकिन अकबर आया, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। लेकिन उनके और आगे वंशज औरंगजेब साहब पूर्ण रूप से जजिया कर लगाया, भारत के ऊपर इम्पोस्ट किया बहुत अच्छे लेवल पे, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। कई बार ऐसा पूछा भी जाता है। इसके बाद बात करते हैं, फारूक शाह ने भी लगाया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने भी लगाया था जजिया कर। अब बात आती है कि दूसरा व्यक्ति कौन सा था, जिसका नाम आप सबको पता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ टर्कियों ने आक्रमण किया था, जिसमें से दो नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक है महमूद गजनबी और दूसरा नाम है मोहम्मद गौरी। गजनी एक जगह थी, तो गजनी के हैं ये महमूद गजनबी या मोहम्मद गजनबी कह लो, और दूसरे गौर वंश के संस्थापक हैं मोहम्मद गौरी। तो गजनबी के बारे में पहले बताते हैं। गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम ऐसा शासक था। 1000 से लेकर के 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इसका आक्रमण है वो 1024-25 का है, सोमनाथ आक्रमण। यानी कि सोमनाथ में गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय वहाँ पर राजा भीम प्रथम राज कर रहे थे। भीम प्रथम का नाम इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया, उस समय कौन सा राजा वहाँ राज कर रहा था, तो वो था भीम प्रथम। इसका यही एक महत्वपूर्ण आक्रमण है। अंतिम आक्रमण तो 1027 में जाटों के विरुद्ध था, वो एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है। एग्जाम में जो आने वाला था वो मैंने बता दिया। ये वही व्यक्ति है जिसके दरबार में विद्वान रहते थे, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये नाम आपने सुनी होंगे। उतबी भी अपने आप में फेमस हैं, फिरदौसी भी हैं, अलबरूनी भी हैं, इनका नाम अच्छे से आपने सुना होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ गौर वंश के संस्थापक तुर्की से चल के आए थे मोहम्मद गौरी साहब। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया मुल्तान के ऊपर। 1178 ईस्वी में अगला आक्रमण करते हैं ये गुजरात के ऊपर। लेकिन मुझे ये आक्रमण ना बता करके मैं आपको 3 महत्वपूर्ण आक्रमण बताता हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 चंदावर का युद्ध। 1191 की बात करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान ने भाग लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को वापस होना पड़ा। उसके बाद में 1192 में बदला लेने आया मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसका कारण होता है उनकी मैडम, उनकी गर्लफ्रेंड संयोगिता, उनकी प्रेमिका संयोगिता के पिताजी जयचंद, गद्दारों में नाम शुमार है साहब का। तो ये उनके पिताजी थे और वो उनका प्रेम प्रसंग था संयोगिता के साथ, उनको उन्हें पसंद नहीं था। तो इसके चलते घर का वेदी लंका ढाए मोहम्मद गौरी को बता दिया कैसे कैसे लड़ना है, क्या क्या करना है। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और इस बार चौहान साहब हार गए। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी साहब जीत जाते हैं। कोई बात नहीं, लगातार 2 युद्ध आपने पढ़े या सुने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें होती है गौरी की, ड्यू टू किसके कारण? जयचंद के कारण। बस 1 साल का इंतजार हुआ, 1194 में फिर आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी ने। वो किस पे किया? अब की बार युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। जी हाँ, इसमें सामने था जयचंद।
और जयचंद को हराया मोहम्मद गौरी ने। इस बार जयचंद को मुंह की खानी पड़ी और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने जीत अपनी दर्ज कर ली चंदावर के अंदर। उसके बाद गौरी जब वापस जा रहा था गजनी या टर्की कह सकते हैं, अपने टर्की अपने वापस जा रहा था, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन, जो कि उसका गुलाम था, उसको यहाँ पर छोड़ के गया। कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की भारत के अंदर। चूंकि ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए इसने अपने जिस वंश की स्थापना की उसे कहते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में हम किन किन शासकों को पढ़ेंगे ये अगली वीडियो में देखते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम इतनी ही स्टोरी समाप्त करते हैं। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग। वीडियो फ्री में मत देखा करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर भी किया करो। ठीक है, फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच। आगे इसके आगे कल बताता हूँ।